यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर ज्योग्राफी के मेंस एग्जाम का पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज मैं इस पेपर के सेक्शन सी में पूछे गए 10 क्वेश्चंस, ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 10, इनका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है वो आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अल्लाह बंद, अल्लाह बांध। तो अल्लाह बांध, ये जो अल्लाह बंद है, इसके बारे में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये अल्लाह बांध कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, और इसके साथ ही इसके लिए हम एक डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो अल्लाह बंद है, ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, गुजरात में। गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है, कच्छ के रन में स्थित है ये अल्लाह बंद, भारत पाकिस्तान की सीमा पर। और ये विशाल भूकंप के द्वारा निर्मित एक रिज है, ये एक कटक है। ये एक बहुत ही विशाल, कई किलोमीटर लंबी और कुछ मीटर ऊंची ये एक कटक की तरह ये एक स्थलाकृति है, जो कि एक भूकंप के द्वारा निर्मित है। यह भूकंप जनित उत्थान या टेक्टोनिक अपलिफ्ट का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो एग्जाम्पल है, ये टेक्टोनिक अपलिफ्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक्चुअली यहाँ पर जब भूकंप आया, इतनी तीव्रता का भूकंप आया कि इस स्थान का कुछ भाग एक कटक के रूप में ऊपर उठ गया और कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया, और जो भाग नीचे की ओर धंसा वहां पर एक झील का निर्माण हो गया। एक्चुअली ये जो कटक बना, इस कटक ने कुछ नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, और इसके कारण जो निम्न स्थान था वहां पर पानी के जमाव के कारण वहां पर झील का निर्माण हो गया है। और इस झील को कहा जाता है सिंदरी झील। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस उत्थान ने नदियों के पानी को रोककर सिंदरी झील का निर्माण किया है। और यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात के भाग को यहाँ पर दिखाया गया है, कच्छ की खाड़ी को यहाँ पर दिखाया है, और ये जो कठियावाड़ पेनिनसुला है इसको दिखाया गया है, और खंबात की खाड़ी को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर इस जगह पर है रन ऑफ कच्छ। इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है और गुजरात में भी है। और भारत पाकिस्तान की सीमा पर इस जगह पर अल्लाह बंद, अल्लाह बंद, ये जो अल्लाह बांध है वो स्थित है। और इस अल्लाह बांध ने नदियों के पानी को रोका, जिसके कारण इस जगह पर लो लाइंग एरिया में यहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ, जिसको कि सिंदरी झील के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको लिखने के लिए हमने सिर्फ इसके बारे में बताई, इसकी लोकेशन, इसका निर्माण कैसे हुआ है और इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके प्रभाव से एक झील का निर्माण हो गया और इसका हमने एक डायग्राम बना दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिजगी। सिजगी के बारे में बताना है, और ये बहुत ही आसान सवाल है। आपने ओशनोग्राफी में जो ज्वार भाटा वाला चैप्टर है उसमें इस शब्द को सुना होगा। ये एक खगोलीय स्थिति होती है जब ब्रह्मांड में, हमारे जो यूनिवर्स में, जब कोई तीन पिंड एक सीध में आ जाते हैं तो इस स्थिति को सिजगी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये जो तीन खगोलीय पिंड हैं, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी बोला जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि उक्त पिंडों के संदर्भ में, मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के संदर्भ में बात हो रही है। उक्त पिंडों के संदर्भ में ये जो स्थिति है सिजगी की, ये प्रत्येक महीने में, हर माह में 2 बार आती है। पूर्णिमा के दिन आती है और अमावस्या के दिन ये स्थिति घटित होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बस आप ये 2 लाइनें लिखिए और नीचे इसका डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम की हेडिंग है सिजगी की स्थितियाँ। एक तरफ आपको अमावस्या की स्थिति दिखानी है और दूसरी तरफ आपको पूर्णिमा की स्थिति दिखानी है। अमावस्या मतलब न्यू मून में आपको इस जगह पर सन को दिखाना है, इस जगह पर अर्थ को दिखाना है, और सन और अर्थ के बीच में यहाँ पर आपको मून को दिखाना है। तो इस तरीके से ये जो तीनों खगोलीय पिंड हैं ये एक सीध में स्थित हैं। और यहाँ पर पूर्णिमा या फुल मून की स्थिति में सन और अर्थ के दूसरी ओर यहाँ पर मून स्थित है। यहाँ पर अब मून सन और अर्थ के बीच में नहीं है, ये आगे की साइड में यहाँ पर स्थित है। और ये तीनों ही खगोलीय पिंड एक सीधी लाइन में स्थित हैं। इस स्थिति को बोला जाता है पूर्णिमा या फुल मून। तो सिजगी की महीने में 2 बार स्थितियाँ आती हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं। ये स्थिति अमावस्या को और पूर्णिमा को घटित होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंसेप्टिसोल के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पूरे विश्व में जो मिट्टी है उसका एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और उस वर्गीकरण का नाम है यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी। और यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी में पूरी विश्व की मिट्टियों को प्रमुखतः 12 सॉइल ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 12 सॉइल ऑर्डर्स में एक सॉइल ऑर्डर है इंसेप्टिसोल। अब इस इंसेप्टिसोल में ऐसी मिट्टियां शामिल की जाती हैं जिनमें मिट्टी का विकास जो है वो प्रारंभिक अवस्था में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें ऐसी मृदा सम्मिलित की जाती है जिसमें मिट्टी का विकास प्रारंभिक अवस्था में होता है। इनमें सॉइल होराइजन्स जो डेवलप होते हैं वो भी शुरुआती दौर में जो जो प्रारंभिक जो अवस्था होती है सॉइल होराइजन्स के डेवलपमेंट की, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो सीमित मात्रा में ही हुआ होता है। तो इसमें सॉइल होराइजन्स का विकास जो है वो सीमित हुआ होता है। अभी पूरी तरीके से सॉइल होराइजन्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। सॉइल होराइजन्स के डेवलपमेंट की भी प्रारंभिक अवस्था ही होती है। और अब इस प्रकार की मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जो नदी घाटियां हैं, जिन नदी घाटियों में जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव हो जाता है, तो वैसी मिट्टी जो है उसको उसको इंसेप्टिसोल सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है। और इस प्रकार की मिट्टियां जो होती हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सिरक्को। ये सिरक्को आपने सुना होगा, क्लाइमेटोलॉजी में ये एक स्थानीय पवन है और इसका हम एक डायग्राम भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होकर। ये जो सिरक्को पवनें हैं इनकी उत्पत्ति होती है सहारा के मरुस्थल से, अफ्रीका से। और सहारा के मरुस्थल से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर भूमध्य सागर को पार कर दक्षिणी यूरोप, विशेषकर इटली, सिसिली द्वीप आदि तक पहुंचने वाली गर्म शुष्क लाल रंग की धूल युक्त स्थानीय पवन या स्थानीय पवन को सिरक्को कहा जाता है। ये जो सिरक्को है ये अफ्रीका में, ये जो सहारा का ये जो एरिया है यहाँ से ये सिरक्को पवन उत्पन्न होती है और ये उत्तर की ओर चलती है इस तरीके से और रास्ते में भूमध्य सागर पड़ता है और भूमध्य सागर को पार करते हुए ये दक्षिणी यूरोप के जो देश हैं, इटली है या सिसिली द्वीप है या माल्टा है, उसको ये जो पवन है वो प्रभावित करती है। और आगे मैं लिखता हूँ कि यह भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर दक्षिणी यूरोप, इटली में वर्षा करती है। यह जो सिरक्को पवन होती है ये शुष्क होती है, इसमें आर्द्रता नहीं होती है क्योंकि ये मरुस्थल से उत्पन्न होके उत्तर की ओर गति करती है। तो रास्ते में भूमध्य सागर पड़ता है तो भूमध्य सागर से ये आर्द्रता को ग्रहण करती है और वो आर्द्रता जो है आगे चल के दक्षिणी यूरोप में, खासतौर से इटली में जो है बरसात के रूप में धरातल पर उतरती है। और अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो धूल उड़ती है वो लाल रंग की होती है। तो जब बरसात होती है तो बरसात के पानी के साथ ये लाल रंग की धूल भी ज़मीन पर गिरती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे खून की बारिश हो रही है। तो लाल रंग की धूल मिली होने के कारण यह वर्षा जो है वो ब्लड रेन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के संरक्षण का नियम। यह भूगोल में तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन क्लास 10th या 8th में या 12th में आपने इसके बारे में अध्ययन जरूर किया होगा। अब ये नियम आपको बताना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप जानते ही हैं कि इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। न ही ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस आपको इतना लिखना है और एक एग्जाम्पल दे देना है जल विद्युत परियोजना का। इसमें क्या होता है कि हम ऊंचाई पर बांध बनाकर पानी को रोकते हैं। ऊंचाई के कारण पानी के अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो जल की स्थितिज ऊर्जा, जल में स्थितिज ऊर्जा समाहित हो गई है। जब बांध से पानी नीचे की ओर गिरता है तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये जो गतिज ऊर्जा है जब बांध के बिल्कुल नीचे की ओर आती है तो वहाँ पर टरबाइन लगा दी जाती हैं, मोटर लगा दी जाती हैं और ये गतिज ऊर्जा जो है
उस टरबाइन को चलाती है और वो टरबाइन इस चल के इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब ये जो विद्युत ऊर्जा है ये तारों के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचती है और घर में हमारी ट्यूबलाइट्स और जो बल्ब हैं वो जलते हैं। तो ये जो विद्युत ऊर्जा है वो अंततः प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आप इस तरीके से देखें, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हुई गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हुई विद्युत ऊर्जा में और अंततः विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो गई प्रकाश ऊर्जा में। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को किसी भी तरीके से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आइसोडापेन। बहुत ही आसान सा सवाल है। वेबर ने यह शब्द अपने औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत में प्रयुक्त किया था। वेबर ने जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दी थी उसमें आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किया था। और वेबर ने क्या कहा था? वेबर ने कहा था कि परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोडापेन कहते हैं। ये वेबर ने अपने सिद्धांत में कहा है कि परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि हो जाती है उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोडापेन कहा जाता है। और वेबर ने जो श्रम लागत का प्रभाव दिखाया है वो आइसोडापेन के माध्यम से ही दिखाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल वाटर ग्रिड। 1970 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉक्टर के.एल. राव ने नेशनल वाटर ग्रिड को बनाने का विचार दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आती है, जहां पर पानी पर्याप्त है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सूखे की स्थिति रहती है, जहां पर समुचित पानी या पेयजल या सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता नहीं है। तो वाटर सरप्लस एरिया से वाटर डेफिसिट एरियाज की ओर नहरें बनाकर पानी का स्थानांतरण कर दिया जाए। तो एक तरफ हमें बाढ़ की समस्या का समाधान मिल जाएगा और दूसरी तरफ हमको सूखे की समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो तत्कालीन 1970 के जो तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे डॉक्टर के.एल. राव, उन्होंने ये आइडिया दिया। तो इसका उद्देश्य वाटर सरप्लस एरियाज से वाटर डेफिसिट एरियाज की ओर जल का स्थानांतरण करना था। इसमें नदियों को कृत्रिम नहरों के माध्यम से जोड़ा जाना था। दो नदियां हैं, उन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए हम नहरों की खुदाई करेंगे, नहरें बनाएंगे और नहरों के माध्यम से जिस नदी में ज़्यादा पानी है वहाँ से पानी को उठाएंगे और जिस नदी में कम पानी है वहाँ तक उस पानी को हम पहुँचा देंगे, जिससे बाढ़ तथा सूखे की समस्या को कम करके सिंचाई तथा पेयजल आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। एक तरफ बाढ़ की समस्या होगी, एक तरफ सूखे की समस्या होगी, दोनों का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ सिंचाई और पेयजल के लिए जो पानी की उपलब्धता है उसको भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इको फार्मिंग। देखिए, ये जो इको फार्मिंग है ये कृषि करने की एक पद्धति है और इस प्रकार की जो कृषि की पद्धति है इसमें हमारे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग भी हम कह सकते हैं कि मतलब हमारा जो पर्यावरण है हम उसको ध्यान में रख रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता तथा पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित कृषि पद्धति है। मतलब ऐसी कृषि पद्धति जिसमें करते समय हम जो है हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है हमें उनके संरक्षण पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमको जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे ये भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ पर्यावरणीय संतुलन बना रहे ये भी हमको सुनिश्चित करना होगा इस प्रकार की इको फार्मिंग करते समय। तो ये एक प्रकार की कृषि पद्धति है। अब इसमें किया क्या जाता है? अब इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज कम से कम किया जाता है या न के बराबर किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम होता है, न के बराबर होता है। तो फिर फसल कैसे की जाएगी? तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग अपनाते हैं और जो कीट नियंत्रण है वो भी हम प्राकृतिक विधि से करते हैं, जिससे सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है। बस आप इतना लिख के चले आइएगा इको फार्मिंग के लिए, इसमें आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रमुख थोरियम उत्पादक क्षेत्र।
बहुत ही आसान सा सवाल है, तो थोड़ा सा इसमें हम कुछ एक दो बातें लिखेंगे और उसके बाद जो भारत के प्रमुख थोरियम उत्पादक क्षेत्र हैं उसको एक डायग्राम के माध्यम से बनाते हुए यहाँ पर हम उसको शो कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि थोरियम एक एटॉमिक मिनरल है, एक आणविक खनिज है। भारत में थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार है पूरे विश्व में, तो ये आपको लिखना है कि भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम भंडार वाला देश है। और ये जो थोरियम है वो भारत में मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट रेत जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं उनके अपरदन से इस मोनाजाइट रेत का निर्माण हुआ है। और ये जो रेत है वो जो हमारे तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये रेत मिलती है, खासतौर से केरल में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। तो अब हम अगली हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे प्रमुख क्षेत्र, और सीधे अब प्रमुख क्षेत्रों को यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर इंडिया का एक आप मैप बनाइए और सारे के सारे क्षेत्र यहाँ पर दिखा दीजिए। जैसे केरल की तटवर्ती मोनाजाइट बालू में, केरल का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो समुद्र के जो बीच हैं वहाँ पर मोनाजाइट बालू मिलती है और उस मोनाजाइट रेत में ये थोरियम एटॉमिक मिनरल प्राप्त होता है। इसी तरीके से तमिलनाडु का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है और साथ साथ नीलगिरी क्षेत्र में भी ये थोरियम प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में भी ये थोरियम मिलता है, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भी थोरियम मिलता है, साथ साथ झारखंड के हजारीबाग जो जिला है वहाँ पर भी थोरियम मिलता है, और राजस्थान के उदयपुर में भी थोरियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांस हिमालय के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। सबसे पहली लाइन आप लिखिए कि यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। ये जो ट्रांस हिमालय है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसे तिब्बत हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। ये जो ट्रांस हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय से ITSZ इंडस सांगपो सूचर जोन द्वारा पृथक होता है। ये जो ट्रांस हिमालय है और इधर जो ग्रेटर हिमालय है, ये इन दोनों को ITSZ इंडस सांगपो सूचर जोन पृथक करता है। इन दोनों के बीच में ITSZ स्थित है। ग्रेटर हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये जो ग्रेटर हिमालय है जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इस ग्रेटर हिमालय के उत्तर में जो भी पर्वत श्रेणियां हैं उनको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अब इस ट्रांस हिमालय की प्रमुख रेंज कौन कौन सी हैं? काराकोरम नंबर 1 पर, नंबर 2 पर कैलाश, नंबर 3 पर लद्दाख, नंबर 4 पर जास्कर। और इन चारों रेंजेस को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। नंबर 1 पर यहाँ पर काराकोरम, दोबारा यहाँ पर काराकोरम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आप यहाँ नंबर 1 लिख दीजिए। नंबर 2 पर कैलाश है, नंबर 3 पर लद्दाख है और नंबर 4 पर जास्कर श्रेणी है। और इस जगह आप ग्रेटर हिमालय को दिखा दीजिए और इस पूरे फिगर की जो हेडिंग है वो है ट्रांस हिमालय की रेंज। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे तो आपको आराम से 10 में से 8 से 9 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप डायग्राम बनाइएगा और इतने ही साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को लिखिएगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आपको आपका एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कराएगा। धन्यवाद।